देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था, आज गॉस लॉ लेक्चर नंबर 13। कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग थिन स्पेरिकल सेल ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल, ये पढ़ाया था। थिन स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल कहिए एक, इसे आप हॉलो स्फीयर भी कह सकते हो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। दूसरा सॉलिड स्पेरिकल कंडक्टर, और तीसरा हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टर, ऐसे लिख दो, सॉलिड स्फीयर ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लिख दो, चलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों में चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और तीनों के लिए फिर एक ही पॉइंट है, क्या कि अगर ये हमारे पास इन तीनों में से कैसा भी है, अगर ये थिन स्पेरिकल सेल है तो यहां एयर होगी, ठीक है, ये सेंटर हो गया, यहां एयर होगी, और ये पॉइंट आउटसाइड है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज सरफेस पर रहता है आउटर सरफेस पर। स्मॉल आर का जो नेम बताया था कल मैंने आपको, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये था। तो जैसे हम आउटसाइड निकालना चाहते हैं एट पॉइंट पी पर, तो देखो सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर कहलाएगी, क्योंकि आर का नाम ही क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो पी पॉइंट पे निकाल लें, आउटसाइड है, स्फीयर के बाहर है ये पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर आया था। इस स्फीयर पर अगर चार्ज Q है और इस स्फीयर की वजह से अगर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर आएगा। इस पे ध्यान दीजिए, यहां कौन सी डिस्टेंस आएगी, चार्ज तो स्फीयर का आ गया, अगर आउटसाइड निकाल रहे हो, इस पे ध्यान रखिए, आप निकाल कहां रहे हो, आउटसाइड निकाल रहे हो, तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, ये आउटसाइड हो गया। अगर हम सरफेस पे निकाल लें, सरफेस पर, और एक बात बता दूं, यहां पर स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से बड़ी है। अगर हम सरफेस पे निकाल लें, अगर हम सरफेस पर फाइंड आउट करें तो देखो हमने फिर दोबारा से ही हॉलो स्फीयर ना लिया, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से लर्न करें, इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। क्यों चार्ज है, इसकी रेडियस आपकी कितनी है, कैपिटल आर है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। तो स्मॉल आर का नाम तो वही रहेगा, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर पहुंच गया है, सरफेस पर, और सरफेस पर आपकी अगर सरफेस पर पहुंच गया है तो सरफेस पर आपकी स्मॉल आर किसके बराबर हो गई, कैपिटल आर के। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो स्मॉल आर की जगह पर आपने कैपिटल आर लिख दिया, ये सरफेस पर आ गया। तीसरा पॉइंट था हमारा इनसाइड का, इनसाइड।
अगर हम स्फीयर के इनसाइड चले जाएं, जैसे इस पॉइंट पर आ जाएं P पर, अब हमने यहां निकाल दिया। अब इसी में मैं आपको तीसरा बता देता हूं कि अगर हम इनसाइड आ जाएं तो स्मॉल आर का नाम क्या है, सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट P, और ये P पॉइंट कहां है इस समय, इनसाइड द स्फीयर है। तो इनसाइड द स्फीयर चले जाएं तो स्मॉल आर, अब कैपिटल आर में कैसा रिलेशन हो गया, स्मॉल आर छोटा हो गया कैपिटल आर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकाली थी, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, 0। स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। ये कल हमने फॉर्मूला पढ़े थे 3, ठीक है। हमने सरफेस पर आउटसाइड इतना पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर इतना और इनसाइड 0। अब इन तीनों पॉइंटों पर आप चेक करिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो देखो यहां पे तो सबसे कम है, 0 है ना, इससे कम तो नहीं हो सकती। सबसे इन दोनों में चेक करें कि इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर ज्यादा है या सरफेस से दूर चलने पर ज्यादा है। तो देखो यहां आपका आर स्क्वायर है और यहां स्मॉल आर है, और ये जो स्मॉल आर है, ये वाला जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, दिख रहा है। अगर ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से बड़ा हुआ तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा आएगा, तो ई कैसा हो जाएगा, कम। दैट मीन्स सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, तो सरफेस पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। सरफेस पर कैसे होती है, मैक्सिमम। इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और जैसे सरफेस पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, और फिर सरफेस से दूर चलेंगे, आउटसाइड चलेंगे बाहर, तो आर बढ़ता चला जाएगा, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, ठीक है। यहां पे एक चीज और देखना है, आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन जो है वो ऐसा ही है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ अगर देखते हैं हम, तो ग्राफ देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with distance r, electric field intensity E with distance r, ऐसे लिख लो, from center of uniformly charged conducting spherical सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल कह दो, कंडक्टिंग शॉर्ट स्फीयर कह दो, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, चलो ऐसे लिख लो, स्फेरिकल सेल के लिए बता देता हूं, ठीक है। वैसे ये ग्राफ किसके लिए सही है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर सरफेस के लिए, क्योंकि सबके लिए फॉर्मूले यही रहते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, आउटसाइड वो E = 1/4πε0 Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर था, ये रहा। और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहां स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा था, सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल R स्क्वायर था। इनसाइड अगर चले जाए हम, इनसाइड तो स्मॉल r छोटा हो जाता था कैपिटल R से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, 0। तो इसके लिए ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो इनमें सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम यहां पे है, अभी थोड़ी देर पहले समझाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम ये। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम एक हॉलो स्फीयर ले लें ऐसे, ये इसका सेंटर हो गया O, और ये हमने ऐसे बना लिया ग्राफ बनाने के लिए, ये तो गई डिस्टेंस ऐसे बढ़ रही है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, ये ओरिजिन है आपका, है ना। तो एक बात बताइए, ये हॉलो स्फीयर दिख रहा है, यहां पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, तो इस वाले पॉइंट पे सेंटर है तो स्मॉल r की वैल्यू 0, तो यहां पर स्मॉल r 0 है। जैसे ही हम सेंटर से कितनी दूरी पर चले, यहां चले, तो इस जगह पर स्मॉल r कितना है, तो ये इस स्फीयर की रेडियस है, तो यहां पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है।
अगर हम और आगे चलेंगे इधर की तरफ तो स्मॉल आर कैपिटल आर से कैसा हो जाएगा, बड़ा। तो इसकी इधर की तरफ आएंगे तो स्मॉल आर लेस देन होगा किससे, कैपिटल आर से। समझ में आया भाई? अगर हम इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ चलते हैं तो स्मॉल आर लेस देन है कैपिटल आर, यहाँ पे बराबर है, और उधर तरफ चलते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर से कैसा है, बड़ा है। तो देखो हम इस तरह से एक ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ कैसे बनाए? तो देखो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको शो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कितनी है, 0, और इस पूरी लाइन पर यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। अगर हम इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछें तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतनी, है ना? अरे आ रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी ग्राफ नहीं समझा रहा, मैं पूछ रहा हूं ग्राफ देखना आता है कि नहीं, कि जैसे इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतनी, अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी, 0, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे 0 है, ऊपर तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ रही है। चलिए ठीक है। अब एक बताओ, सेंटर पर, सेंटर कहां आता है, इनसाइड आता है, तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, और जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से लेस देन रहेगा तब भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा इनसाइड के लिए, तो यहां पे तो ये डार्क कर दीजिए आप, इसे डार्क, ठीक है? इतना ऊंचा मत करना, मतलब डार्क करना है, ठीक है? डार्क करना है, ठीक है भाई? डार्क कर दिया, ठीक है? ये बहुत ऊंचा कर दिया हमने, ये डार्क कर दीजिए आप, इस लाइन को, इस लाइन को आप डार्क कर दीजिए। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, E0 है, ठीक है? जैसे हम सरफेस पर पहुंचेंगे तुरंत आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये है। तो देखो हम सरफेस पर पहुंचे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम तेजी से मैक्सिमम हो गई यहां पर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना? आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, और ये इसकी कैसी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम आउटसाइड चलते हैं तो E में और R में रिलेशन ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलेंगे तो R बढ़ेगा, और R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और रिलेशन कैसा है, इनवर्सली स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो यहां पर ग्राफ आपका इस तरह से बना दीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो बताऊं अभी आपको, इतनी बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम यहां पे इसे मिला देंगे, सोचना जरा, समझना, अगर ये मिला दिया तो इसका मिलाने का मतलब क्या है, इस ग्राफ को इस जगह पर मिलाने का मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर जहां ये मीट किया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट के कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये बताओ कि हम यहाँ पे R की वैल्यू कितनी रखें, जैसे ये स्फीयर है आपका और ये आपकी ये आउटसाइड पॉइंट है, ये R है ये सेंटर से, तो इस पॉइंट सेंटर से हम कितना दूर चले जाएं आउटसाइड, R की वैल्यू कितनी पुट कर दें जिससे E0 हो जाए। तो अगर हम यहां से बॉम्बे तक चले गए 4000 किलोमीटर या कितना भी किलोमीटर चले गए, अगर यहाँ 4000 किलोमीटर रख देंगे तो क्या E0 आ जाएगा, तब भी E0 नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 तब होगी जब इफ R अगर इंफिनिटी है, अगर हम R जब तक इनफाइनाइट नहीं रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इनफाइनाइट पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। समझ में आ रहा है? R बहुत ज्यादा हो जाएगा तो E की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बट 0 नहीं होगी। R इनफाइनाइट पर ही जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो एक बात बताओ कि यहां पर ये डिस्टेंस जो दिख रही है आपको, ये जो डिस्टेंस दिख रही है, क्या ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होती तभी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता। अगर हमने ग्राफ मिला दिया तो दैट मींस इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है। तो क्या ये पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है? नहीं है, तो बेटा ग्राफ मिलाएंगे नहीं वहां पे। इस ग्राफ को आप इस लाइन के कैसे कर दीजिए, पैरेलल। समझ में आया? अब पैरेलल कर दिया, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ये पैरेलल कर दिया तो ये मिलेगा नहीं इससे, और मिलेगा तो कहां पे जाके मिलता हुआ एज्यूम कर सकते हैं, इनफाइनाइट पर। ना इनफाइनाइट आएगा ना ये मीट करेगा। तो इस लाइन को आपको यहां पैरेलल करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है? मिलाना नहीं इसको। तो ग्राफ में देखो ये वाला पोर्शन तो इनसाइड वाला हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। जैसे जैसे सरफेस से हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग गया। देखो नीचे तरफ ग्राफ आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम और इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो और कम, नहीं आया। तो ये आउटसाइड के लिए हो गया E प्रोपोर्शनल टू 1/r², E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आउटसाइड के लिए आपका ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक। ये ग्राफ समझ में आया आपको, ठीक है। नया नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। देखो नया टॉपिक देखते हैं हम यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, है ना, चार्ज स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब है इंसुलेटर, है ना, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो देखो मैंने कल ही आपको बताया था, कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वॉल्यूम में होता है, कहां नहीं होता, सरफेस पर, आउटर सरफेस पर नहीं होता, वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब देखो ये पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं सीबीएसई बोर्ड के में, लेकिन समझ लो कंसेप्ट आएगा यहां से, ठीक है। जरा समझते हैं, देख लेना, आप चेक कर लेना कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। जरा देखें, देखो एक मैंने ये एक सॉलिड स्फीयर ना लिया, एक चीज और है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, क्योंकि हॉलो स्फीयर में जब नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होता है तो वही वाला ग्राफ पीछे वाला होता है, क्योंकि हॉलो स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग भी होगा, तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सॉलिड स्फीयर कहिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड स्फीयर हो, तो ये पूरा सॉलिड पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है सॉलिड है, ठीक है। अब ये इसकी रेडियस हमने मानी है, ये कैपिटल आर रेडियस है, तो सारा चार्ज इसको अगर हम देते हैं तो इसके वॉल्यूम में आपका ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होल वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसे हमने कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, 4/3πr³। जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कौन सी डेंसिटी आएगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है। अगर चार्ज सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है। अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, कितना चार्ज दिया, क्यू। तो देखो पहले मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम है इस स्फीयर का, 4/3πr³। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो देखो इसके रेडियस आर है तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। और इतने वॉल्यूम में ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे कर सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको याद है, 1 मीटर के वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो 4/3πr³, इतने वॉल्यूम में चार्ज है कितना, क्यू। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज होगा Q अपॉन 4/3πr³। और जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो चार्ज है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q/4/3πr³, ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालना चाहते हो कि जो इस वॉल्यूम में 4/3πr³ वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहां से आप क्यों निकाल सकते हो। देखो इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4/3πr³। समझ में आया। देखो अलग अलग तरीके से समझा करो। ऐसे देखो एक ऐसे समझते हैं बहुत से लोग, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 1 मीटर की वॉल्यूम में तो चार्ज होता है ये रो, तो 4/3πr³ वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो रो इंटू 4/3πr³, इतना चार्ज। ये देखो यही तो आया है, समझ में आया। ठीक है चलिए, बहुत इजी सा पॉइंट था, पर ऐसे तीनों तरह से सोच सकते हो आप, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, मैं तीनों तरह से बताता हूं। चलिए आगे देखते हैं।
एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो वही 3 पॉइंट पे निकालेंगे, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। तो इसमें इनसाइड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जरा कैसे देखो, पहले आउटसाइड वाला देखते हैं। कौन सा देखते हैं, आउटसाइड। अगर हम आउटसाइड निकाल लें तो देखो सेंटर ये ना O, और यहां से हम ये P पॉइंट आ गए, ये डिस्टेंस R का नेम तो वही है, सेम टू सेम। R का नेम क्या था, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आउटसाइड के लिए स्मॉल r कैपिटल R से कैसा है, बड़ा है छोटा, तो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। कैसे निकालें, गॉस थ्योरम का यूज करके। तो हम क्या बना रहे हैं, गॉसियन सरफेस। तो वो पहला स्टेप मैंने बताया था कि इस पे कौन सी डेंसिटी आएगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। तो आप करना चाहो तो ये पहला स्टेप 1 जो है आप ये कर सकते हो कि स्टेप 1 कि कौन सी डेंसिटी है। देखो चार्ज किस पर, स्फीयर पे, गॉसियन सरफेस पर, तो स्फीयर पर। तो स्टेप 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बटे वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किसका लिखें, स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का। तो चार्ज किस पर है, चार्ज किसमें, किसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, स्फीयर के, तो स्फीयर का वॉल्यूम आएगा। तो Q बटे 4/3 पाई कैपिटल R इतना। तो यहां से आप Q निकाल सकते हो कि इस इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उसकी चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो 4/3 पाई कैपिटल R Q रो। तो एक तो स्टेप ये हो गया आपका। स्टेप 2 जो हम बोलते हैं वो क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, क्लोज सरफेस बना लेते हैं। तो हमने उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, और इसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी। ये क्या चीज है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। P पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए उसके अंदर, सिमेट्री है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है एक बार आप गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए, गॉसियन सरफेस से पास होता होगा। एक बार आप गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करो, किससे, गॉसियन सरफेस से। एक बार आप दूसरी बार डेफिनेशन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, फाई बराबर E cos थीटा से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए, अगेन गॉसियन सरफेस से। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए गॉसियन सरफेस से, ठीक है। और फिर दोनों को यूकल कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाती है। 4 स्टेप होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फाई बराबर 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकाल ले, गॉसियन सरफेस से। तो नेट चार्ज किसके अंदर देखेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो ये गॉसियन सरफेस ये रहा, तो इसके अंदर ये चार्ज बंद है, ये वाला कितना है, Q। तो आप लिख सकते हो 1/ε0 इंटू Q। ये आप चाहो तो देखो Q की वैल्यू इतनी पुट कर सकते हो, 4/3 पाई R Q इंटू रो। Q की वैल्यू पुट कर सकते हो वहां पे। मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ चार्ज निकालूंगा, फिर उसे बाद में अगर चेंज करना चाहो तो चार्ज की वैल्यू पुट करके आप चेंज कर सकते हो इन टर्म ऑफ सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो यहां जो सरफेस है वो एक ही है, स्फेरिकल सरफेस गॉसियन का, लेकिन इसमें टोटल एरिया की डिस्टेंस शो नहीं कर सकते। तो हम स्मॉल एरिया से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। ये स्मॉल एरिया, ये दिखा देंगे हम स्मॉल एरिया, ये रहा DA। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा यहां रेडियस के अलोंग रेडियल होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे है रेडियस के अलोंग, और पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो रेडियस के अलोंग। थीटा कितना है इस जगह पे, 0।
तो पहले हम स्मॉल एरिया डीए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ऐसे इसमें बहुत सारे स्मॉल एरिया होंगे, तो उन सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फाई बराबर इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ई और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये पहले हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते तो वो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 आता, डी फाई आता। अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो डी फाई का इंटीग्रेशन करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकले आता। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें देखो ई तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस डीए, तो ये तो जो डीए है वो गॉसियन सरफेस का स्मॉल पार्ट का एक स्मॉल पार्ट का स्मॉल एरिया है, एक स्मॉल एरिया है गॉसियन सरफेस का। तो इसका डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकले आएगा। गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, तो गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, आर, स्मॉल आर। तो सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम, अब आप क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब है देखो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, तो दोनों सेम होनी चाहिए। तो इक्वल कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो ये कितना आ रहा है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और वो कितना है 1/ε0 इंटू क्यू। मैंने आपको कहा कि गॉस लॉ से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके 4 स्टेप हैं, उन 4 स्टेप पर कॉन्सेंट्रेट करिए। 4 स्टेप बता दिए मैंने। यहां से अगर हम ई निकालें तो 4 पाई स्क्वायर को नीचे ले आए तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। ये तो आया सर, ये तो सेम टू सेम आ रहा है। जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था कंडक्टिंग, उसका भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतनी ही थी, सेम आ रहा है चार्ज के टर्म में। लेकिन वॉल्यूम के टर्म, इसको अगर पुट कर दें यहाँ पे तो देखो आप ई का ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, 1/4 पाई क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू रो डिवाइड बाई स्मॉल आर, ऐसे स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी है ना, स्मॉल आर स्क्वायर। आपने क्यू की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू की वैल्यू निकालनी है शुरुआत में मैंने आपको। यहां से आप देखो 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी कैपिटल आर क्यू रो, और नीचे आ जाएगा 3/0 स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी कहां, आउटसाइड। समझ में आया आपको ये बेटा, ठीक है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका फॉर्मूला निकाल दिया मैंने आउटसाइड के लिए, ठीक है। ये सही तरीके से पुट किया है। देखो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू रो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर गया, हो गया। ऊपर बचा कैपिटल आर क्यू रो, और नीचे बचा 3/0 आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसे कौन याद करेगा, ये सबसे बेस्ट है याद करना। अब क्यू की वैल्यू चाहते हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करके आप चार्ज निकाल सकते हो कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में आया सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। ये हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर हम सरफेस पे निकालना चाहते तो कुछ नहीं करना है आपको, सरफेस पर इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देना है, या सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस बना लो, फिर यही सारा डेरिवेशन करो, तो डिफरेंस तो नहीं आएगा कि उस समय स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। बस सारा चार्ज फिर भी किसके अंदर रहेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर ही रहेगा, तो क्यू ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर कर देंगे, ठीक है। ये आउटसाइड सरफेस के लिए हो गया, ठीक है। तो जरा देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला आउटसाइड और सरफेस। सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो स्मॉल आर की जगह पर आप कैपिटल आर लिख दीजिए बस, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं इनसाइड। क्या निकालना चाहते हैं, इनसाइड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें इनसाइड, तो इनसाइड कैसे निकालेंगे, तो जैसे इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इस वाले पॉइंट पर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर। इनसाइड जब हम निकाल रहे हैं, यहां लिखें, यहां लिख लें, चलो इनसाइड। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कौन बड़ा है, स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। इनसाइड क्यों नहीं 0 होगी देखते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप तो हम वही कहेंगे
सेम टू सेम कि इस ये क्यू चार्ज जो है कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये पूरा वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का रेडियस कितनी है कैपिटल आर, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जाएं तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ सिमेट्री से एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो देखो ये डॉट डॉट लाइन जो बनाई है मैंने, ये हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया, इसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये क्यू चार्ज जो था, जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा बंद है, तो नहीं है, नहीं ना पूरा। तो हमें जब हम गॉस लॉ लगाएंगे किसमें, थर्ड स्टेप में जाते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहीं पे ध्यान देने वाला पॉइंट है बस केवल, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई बराबर 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लिखना है। क्या गॉसियन सरफेस तो ये वाली है आपकी, ये रही, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, नहीं, ये क्यू जो चार्ज था वो तो, ये क्यू जो चार्ज था वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट था यूनिफॉर्मली, ऐसे ये स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर, इस पूरे स्फीयर में सब मिला के, सब इस पूरे चार्ज को मिला के कितना चार्ज है, क्यू है। कितने वॉल्यूम में था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम में कितना चार्ज, कैपिटल क्यू। तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, और 4/3 स्मॉल आर क्यू ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हो गया, ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हो गया आपका, और ये वाला स्फीयर का हो गया। आपको कौन सा वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, ये वाला। तो इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो इतने वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, और इतने वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा। तो हमें कितने वॉल्यूम में चार्ज चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में चार्ज चाहिए। तो देखो एक तो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो सीधा सीधा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में क्यू चार्ज, तो 1 मीटर की वॉल्यूम में इतना चार्ज। हमें कितना चाहिए, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज का मतलब है गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में चार्ज। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना भाई, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसमें कितना चार्ज होगा, तो देखो 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज है, तो इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे एक कट गया, तो कितना चार्ज आया, Q डैश आया, देख लें, Q डैश आया, ये कितना आया, ये आया Q स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है ना वो पुराना कंसेप्ट है। जैसे आप जानते होंगे कि 10 रुपए के आम आते हैं, मैंगो आते हैं 40, है ना, 10 रुपए के मैंगो आते हैं 1 किलोग्राम, ऐसे कह सकते हो। तो 1 रुपए के मैंगो आएंगे 1/10 किलोग्राम। तो बताओ 100 रुपए के कितने आएंगे, तो 100 रुपए के या 500 रुपए के कितने आएंगे, 500 रुपए के कितने आएंगे, तो 1/10 इंटू 500 ऐसे करते थे। देखो हमें अगर किसका भाव मालूम हो, एक का, 1 रुपए का इतने मैंगो हैं, अब 500 रुपए के खरीद दीजिए, 40 रुपए खरीदिए, 1 रुपए के 1/10 किलोग्राम है, 500 के खरीदोगे तो 500 का मल्टीप्लाई, 40 का खरीदोगे तो 40 का मल्टीप्लाई। वही तो काम यहाँ है। इतने वॉल्यूम में क्यों चार्ज था, तो 1 मीटर की वॉल्यूम में मैंने निकाल रखा है। आपको कितने वॉल्यूम में चाहिए वो बताइए, तो 1 वॉल्यूम में इतना चाहिए तो ये निकाल लिया।
आया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है Q/4/3πRQ, ये वाली, ये 1 मीटर की वॉल्यूम में तो होता है चार्ज, 1 मीटर की वॉल्यूम में इतना चार्ज है, समझ में आया। तो कितने वॉल्यूम में पूछ रहा है आपसे, 4/3πRQ वॉल्यूम में, तो उसमें भी निकाल सकते थे आप। ये समझ में आया आपको वैसे, ठीक है। चलो मैंने सिंपल कर दिया ऐसे, क्लियर है, ठीक है। आप ये वाली वैल्यू आप कहां रख सकते हो, यहां रख दो। तो 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q डैश, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी है, Q स्मॉल RQ कैपिटल RQ। यही इंपॉर्टेंट है, आपको जो चार्ज लेना होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेना होता है। और गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई स्मॉल RQ है, और उसके अंदर कितना चार्ज है वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर बाय डेफिनेशन में चले जाओ, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, phi is equal to इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस E dA cos 0 डिग्री। dA बना लो, तो P पॉइंट पे निकालना है, तो स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, ये स्मॉल एरिया, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज से आगे, ऐसे रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे। तो अब थीटा तो 0 डिग्री हो गया, E और dA के बीच में 0 डिग्री, फाई बराबर E बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस dA। ये dA जो है वो गॉसियन सरफेस के एक छोटे से पार्ट का स्मॉल एरिया है। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों है गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया, क्यों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकालना है, गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस के एक छोटे से पार्ट से, सरफेस एरिया से dA से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, d5, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो dA गॉसियन सरफेस का छोटे से पार्ट का एरिया है, तो इंटीग्रेशन करने पर गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं तो 4 स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस के रेडियस स्मॉल r है, तो सरफेस एरिया निकालें गॉसियन सरफेस का, तो 4 स्मॉल r स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये कितना E इंटू 4 स्मॉल r स्क्वायर, और वो कितना है 1/f Q स्मॉल RQ डिवाइड बाई कैपिटल RQ, ठीक है। यहां से देखें तो देखो इस स्मॉल r स्क्वायर से ये कट गया, एक बार एक पावर बचेगी, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, तो E की वैल्यू लिख सकते हो आप 1/4πε0, ये 4πε0 हो गया, Q ओवर कैपिटल RQ और स्मॉल r, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल R वो तो कांस्टेंट है, बदलेगा कौन, स्मॉल r, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होगा, कौन चेंज होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होगा। जैसे ये हमारा स्फीयर है, ये रेडियस है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो R ये है, क्योंकि R का नेम क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां की बजाय यहां आ जाए ऐसे, तो R घट गया, तो स्मॉल r घटा, कैपिटल R तो उतना ही है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां से यहां आ जाए तो स्मॉल r अब ये हो गया, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो फिर R और घट गया। तो R ही तो चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कहीं भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला कहां के लिए वैलिड है, इनसाइड। ये फॉर्मूला तब तक सही है जब तक स्मॉल r कैपिटल R से कैसा रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल R से छोटा रहता है तब तक ये वैलिड है, इनसाइड के लिए है। और स्मॉल r का नाम समझ में आ रहा है, स्मॉल r कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम सेंटर पे पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, एट सेंटर, स्फीयर के सेंटर पे पहुंच जाए तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे पहुंच जाएगा तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, 0, और स्मॉल r 0 रख दें तो E बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, बट सेंटर पे 0 है, लेकिन इनसाइड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है। एक चीज और देख रहे हो आप, E प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, E प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि E प्रोपोर्शनल टू R है, तो सेंटर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी,
क्योंकि सेंटर पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ई 0 हो जाएगा। लेकिन इनसाइड 0 नहीं होगी, एवरी पॉइंट पर जैसे जैसे सेंटर से हम दूर चलेंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि ई का आर के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, तो पहले बढ़ेगा और सेंटर में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सरफेस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर आउटसाइड चलेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्टली रिलेशन है, ये पहला फॉर्मूला है जिसमें ई का स्मॉल आर के साथ जो रिलेशन आया है, जानते हो। यहाँ तो बच्चे कहते हैं सर ई में स्मॉल कैपिटल आर में रिलेशन, वो कांस्टेंट टर्म है, स्फीयर की रेडियस है। हम वेरिएशन किस में कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन पॉइंट को तो चेंज करोगे, इस वाले पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, इस वाले पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, तो स्मॉल आर चेंज होगा। तो स्मॉल आर के साथ जो चेंज हो रहा है सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की जो चेंज हो रही है उसके साथ यह डायरेक्ट रिलेशन है, पहला फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट रिलेशन आया। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक। तो जानते हो सबके फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग, उसकी एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग के सेंटर पर कितना होता है। फिर उसके बाद हमने गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से, चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए। सरफेस चार्ज शीट, प्लेन शीट, थिन प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। फिर हमने हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, उसके लिए सबके लिए तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया है ना। और अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने प्रूव किए, तीन फॉर्मूले बताए हैं, वो नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए निकाले हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले अभी मैं देखो रिपीट करके लिखता हूं। देखो डेरिवेशन समझ में आया पहले आपको, फिर मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूं कि हमने फॉर्मूले निकाले क्या। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डायरेक्ट, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। सबके लिए मैंने पीछे भी ग्राफ बनाए थे, इसको भी जरा समझें। जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लिख दो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो इस पर चार्ज देते हैं तो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इसका ये सेंटर है, इसकी ये रेडियस कैपिटल आर है। अगर हम आउटसाइड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इस पॉइंट पर जो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के लिए जैसे होता है वैसे फॉर्मूला होता है ये। अगर हम सरफेस में निकालते हैं तो सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस पर हो जाता है। अगर हम इनसाइड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 QR अपॉन कैपिटल आर क्यू, यही तो आया था अभी, QR अपॉन कैपिटल आर क्यू, QR अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, ये आया था, इसमें नीचे आर क्यू है। ये रेडियस, यहां ये ध्यान रखना है, कैपिटल आर तो क्या है, कैपिटल आर तो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और स्मॉल आर का नाम बता ही दिया मैंने, स्मॉल आर के साथ ही इसका डायरेक्ट रिलेशन है। एट सेंटर पे चले जाएंगे आप स्फीयर के, तो वहां पे स्मॉल आर 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में चाहते हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां हमेशा कौन सा वॉल्यूम आता है, जिस वॉल्यूम में ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम में कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां से क्यू निकालो तो आप ये भी ले सकते हो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहां जिस जगह पे भी क्यू लिख रहा है, यहाँ क्यू लिख रहा है, यहाँ क्यू लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, आप चाहो तो ये क्यू की वैल्यू पुट करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके टर्म में निकाल सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये हमें इस तरह से रिजल्ट डायरेक्टली याद होने चाहिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मालूम होने चाहिए, डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, साथ में ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनाए, अगर हम
इसी के लिए ग्राफ बना रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए ई और डिस्टेंस आर में ग्राफ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ग्राफ बना रहे हो। ठीक है ना, ये अलग हो गया बिल्कुल। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ना लो, ये इसका सेंटर हो गया और ये आपका इस तरह से, ये डिस्टेंस आर ऐसे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, यहां पर स्मॉल आर बराबर 0 है। जैसे यहां पर चले गए सेंटर से सरफेस पर चले गए तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, इधर की तरफ स्मॉल आर कैपिटल आर से, और इसके बीच में स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर रहेगा। यही तो है। अब देखो अगर हम इनसाइड रहें सेंटर से लेके सरफेस तक इनसाइड रहें, तो जब स्मॉल आर 0 होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से दूर तरफ चलेंगे तो स्मॉल आर बढ़ेगा, और स्मॉल आर बढ़ेगा। इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये है, ये इनसाइड के लिए, तो स्मॉल आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। और रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये इनसाइड के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, इनसाइड के लिए। ये जो ग्राफ है ये इनसाइड के लिए आ गया, ये इनसाइड के लिए। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू आर है ना इनसाइड, और सरफेस पे जाके कैसा हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। तो ये सरफेस हो गया आपका स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। देखो तो यहां पर E = 1/4πε0 Q/r²। जैसे ही आप आउटसाइड जाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। और जैसे स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, घटेगा। और किस तरह घटेगा, ऐसा रिलेशन है स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है ऐसे, और इस ग्राफ को इस जगह पर आके पैरेलल कर देना, इस एक्सेस के साथ मिलाना नहीं, इसको इसके पैरेलल कर देना। अभी बताया था ये आउटसाइड के लिए हो गया, E = 1/r²। यहां लिख सकते हो E = r, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो देखो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, डिफरेंस आया है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ में डिफरेंस आया। ये देखो डेरिवेशन हो गया इसका। ठीक है, समझे इसके कंसेप्ट को। कंसेप्ट गॉसियन सरफेस का है, गॉस लॉ का है कि आपको चार्ज गॉसियन सरफेस के इनक्लोज वाला ही लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी मैं डेरिवेशन करा लूं पहले, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको गॉस लॉ का, बहुत अच्छा वाला लास्ट में। पहले भी हमारे सिलेबस में डेरिवेशन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग spherical cell ड्यू टू, एक यहां पे लिखे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell, uniformly charged conducting solid sphere, uniformly charged non-conducting hollow sphere। ये ऐसे स्पेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। स्पेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाना चाहिए। इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो सेम थी। तो कैसे करेंगे भाई, देखो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। जैसे ये हमारा एक कोई सी भी चीज ले लो, जैसे ये हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ले लिया मैंने, ये जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज कहां रहता है, आउटर सरफेस पर, कंडक्टिंग पर आ गए हैं, नॉन कंडक्टिंग नहीं है। नॉन कंडक्टिंग है तो हॉलो स्फीयर अंदर एयर होती है, ठीक है ना। वापस आ गए अपने आर्टिकल पर, पोटेंशियल निकालना है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आर है तो सारा चार्ज कहां रहता है, सरफेस पर रहता है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितना चार्ज है सब मिला के, क्यू। ये क्यू चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड इस P पॉइंट पर, जो सेंटर O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है ना। सेंटर O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो आपको, तो dv इज इक्वल टू माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, याद है आपको ये फॉर्मूला, dv इज इक्वल टू माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन लगा लेते थे हम ऐसे ऐसे। अब इंटीग्रेशन में अगर हम लिमिट रखें तो देखो, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, देखो ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। dv यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 से R2 तक का, तो यहां VR1 आएगा, R1 का पोटेंशियल, और यहां VR2 आएगा ऐसे। लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा कंसीडर करें बताओ, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जाके चेक करना, वहां पे हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आते थे, ये इन्फिनिटी, यहां से हम एक चार्ज को लेके आते थे P पॉइंट तक। तो हम यहां पर एक काम करें कि ये जो फॉर्मूला है, आप dv बराबर माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन कर लो, और आप एक पॉइंट ले लो इन्फिनिटी और दूसरा पॉइंट ले लो P, तो इन्फिनिटी टू P। हमें किस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट का। तो P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये देखो, ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे 0 हो गया, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। और पोटेंशियल एट कहां पर, P पर, वो पोटेंशियल मान लिया मैंने Vp ऐसे, या V मान लो, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना, V। इस Vp की जो वैल्यू है वो कितनी है, P, और इस जगह पर V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 आया। और ये P पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो यहां स्मॉल r लिखते हैं वैसे हम, लेकिन P पॉइंट लिख लेता हूं। अभी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी आएगी, डिस्टेंस की। आप इनफाइनाइट पर डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट, P पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r लिखेंगे, इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r लिखेंगे। dr के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस किया है ना, और यहां पे किसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस किया है, पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है, 0। P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, V, लेट कर लिया है मैंने, दिख रहा है ऐसे। तो dv का इंटीग्रेशन करते हैं तो V, और ये 0 टू V, इसको ऐसे लेने दो, इंटीग्रेशन माइनस साइन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू P कर देता हूं। अभी हल्का P लिख लो, बताता हूं क्यों P लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो V माइनस के 0 इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये P पॉइंट का पोटेंशियल निकल आया, देखो ऐसे, ये फॉर्मूला निकल गया, ये P पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, ये P पॉइंट का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें इसमें, तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इन्फिनिटी टू P पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर P पॉइंट का पोटेंशियल, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 होता है। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, डॉट खोलेंगे तो E dr cos थीटा, E dr cos थीटा, यहाँ थीटा E और dr के बीच में एंगल। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा था, इसको हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसका यूज करूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो मैं आउटसाइड निकालना चाहता हूं, कहां निकालना चाहता हूं, आउटसाइड, जहां स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था कि नहीं, ये Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये तो था। E की डायरेक्शन दिखाएं तो ऐसे आएगी E की, और dr जो दिख रहा है यहां पे, उसकी डायरेक्शन दिखाएं तो वो r के अलोंग, रेडियस ये r है तो r की डायरेक्शन भी तो ऐसी होगी,
और ई और आर की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा। इस स्फेरिकल वाले केस में ई और आर अलोंग ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस के अलोंग है, रेडियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, सरफेस से दूर की तरफ। समझ में आया। तो इसीलिए थीटा 0 डिग्री रहेगा, थीटा 0 लगेगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इतना रह जाएगा, डॉट नहीं आएगा बीच में, ध्यान रखना। तो ये रिजल्ट आ गया, समझ में आ गया आपको, अब क्लियर है। चले आगे देखते हैं। तो अगर आप पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालें, तो माइनस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इनफिनिटी टू पी कितना ई डी आर। ई की वैल्यू मैं प्रूव कर चुका हूं गॉस लॉ से, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी होती है, पुट कर दो यहाँ। तो माइनस का इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू पी, पी पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस है भाई, किसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हो रहा है, डी आर के रेस्पेक्ट में। तो पी पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर। तो अब आप स्मॉल आर लिख दो, ई की वैल्यू लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब कर लो इसको सॉल्व। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो बाहर आ गया, ये डी आर सॉरी, तो इंटीग्रेशन ये 1/r स्क्वायर डी आर और लिमिट इनफिनिटी टू स्मॉल आर। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ठीक है, आगे देख लें इसको, और देख रहे हैं आगे, यहाँ पे आगे, यहाँ देख लो आगे, इसको ऊपर ले आओ आप। तो v इज इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू लिख लेता हूं ऐसे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर ले आए इन्फिनिटी टू r की पावर माइनस के 2 dr, r की पावर 2 है, नीचे से ऊपर ले आए तो r की पावर माइनस के 2 dr। डेरिवेशन समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा लो आप, देखो r की पावर n dr वाला, r की पावर n+1, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है देखो, इसमें और इसमें कंपेयरिंग करो, n की वैल्यू -2 है, तो n की वैल्यू -2 रख दो। तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर -2+1 एंड -2+1 और लिमिट हो गई इनफिनिटी टू r। ठीक, जैसे इंटीजन का फॉर्मूला लगाते हैं साइन हट जाता है, इंटीजन का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, ये वाला ये -1 हो गया, ये वाला माइनस, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r की पावर -1 है ऐसे पहले और इनफिनिटी टू r, इस r की पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप 1/r ऐसे, ये भी आ गया। समझ में आया। पहले किसके रेस्पेक्ट में डिशन किया, dr के रेस्पेक्ट में, तो r को रिप्लेस करके, r के रेस्पेक्ट में डिशन किया है तो r को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो आगे लिखें तो v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पर आप पहले अपर लिमिट पुट कर दो, तो 1/r माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो इनफिनिटी। तो p पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, ये तो 0 हो गया, इनफिनिटी का जब किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो 0 आता है, तो 1/∞ तो कितना हो गया 0, ये तो ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। देखो ये p पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p पर, आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, q/r। ठीक है, ये आउटसाइड आ गया। सरफेस निकालते तो सरफेस के लिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सरफेस पर बस केवल आपको क्या करना पड़ता है, अगर हम एट सरफेस निकालते तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता, यही सब डेरिवेशन चलता, बस फर्क क्या आता जो हम सरफेस पर कर रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा यहां ना होके कहां पर हो गया है, सरफेस पर हो गया ये, तो इस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर कहेंगे, इस वाले को। अभी भी हम चार्ज ये इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाएंगे, इन्फिनिटी से पी, तो इन्फिनिटी से पी लाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो सब यही रहेगा, बस इन्फिनिटी टू पी की जगह पर यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, ऐसे आ रहा है, यहाँ इन्फिनिटी टू पी की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। अब पी पॉइंट कहां पर पहुंच गया, सरफेस पर, तो इनफाइनाइट, यहाँ पर डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इनफाइनाइट, यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर भी तो बराबर तो है ना, तो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिख देंगे। तो बस केवल लिमिट में चेंज करना है और कोई चेंज नहीं करना। ये कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर, ये तो हमने इंटीग्रेशन करके दिखाया आपको, इसे हटा देते हैं, है ना, लिमिट पुट कर दी, तो देखो ये कैपिटल आर, यहाँ आ गया कैपिटल आर, आगे क्या नहीं, तो आपको कुछ ही करना ही नहीं,
समझ में आया? इस वाले पॉइंट पे ध्यान दे लो, इस वाले पॉइंट पर तो अभी मैं यूज करने वाला हूं। अगर हम सरफेस पे पोटेंशियल, ये किस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया? सरफेस पर, क्योंकि आप पी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो पी पॉइंट का पोटेंशियल है, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक पुट करिए? इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0, पी पॉइंट का पोटेंशियल निकल के आएगा ये। दैट मीन सरफेस पर पोटेंशियल है ये, सरफेस पर लिख रहे हैं तो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डी आर। समझ में आया? सॉल्व किया, सेम टू सेम आ गया सरफेस के लिए। समझ में आया? हम इनसाइड के लिए करते हैं, इनसाइड के लिए। किसके लिए? इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो वो कैसे निकालेंगे जरा वो समझ लो, वही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइड वाला है। ठीक है, तो इनसाइड लास्ट है, फिर कल देखेंगे। स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा। जैसे ये हमने स्फेरिकल सेल ले लिया, ऐसे सारा चार्ज कहां रहता है? आउटर सरफेस पर। स्फेरिकल सेल में क्यों चार्ज है? इसकी रेडियस कितनी है? ये आपकी कैपिटल आर रेडियस है। हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, चलिए अब इस इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है? तो इनसाइड ई डैश मान लेते हैं हम इसे, ये कितनी होती है? 0। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल चार्ज सेल। प्रूव किया था पीछे कि अगर कोई कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो ये 0 है, इनसाइड ई डैश माना है मैंने। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। सही है, ये ई इतना है और सरफेस पर इस कैपिटल आर के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल निकालना था वहां का, तो देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पी ई डी आर। ये तो देखो हमें इनफाइनाइट से पी को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। सर 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत क्या है? क्योंकि यहां से इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इसके बाद सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसको हम क्या करें? माइनस का ब्रैकेट लगा लें, इंटीग्रेशन ई डी आर प्लस इंटीग्रेशन ई डी आर। ऐसे हम चल के आएंगे इनफाइनाइट से पहले सरफेस तक, इनफाइनाइट से सरफेस तक चल के आए। पहले हम इनफाइनाइट से सरफेस तक चल के आएंगे तो इन्फिनिटी से सरफेस तक का देखो, डीआर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, डीआर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो डिस्टेंस लिमिट किसकी आएंगी? डिस्टेंस की। तो हम पहले कहां से कहां तक चल के आए? इनफाइनाइट से सरफेस तक। तो इनफाइनाइट पर तो डिस्टेंस इनफाइनाइट है और सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आ गया। ये आउटसाइड है इनसाइड? आउटसाइड है, और आउटसाइड के लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड माना है हमने, 0 नहीं होता है। इनसाइड की बात करें तो हम चल के आए यहां से इस सरफेस से लेके पी पॉइंट तक, तो सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर, और पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। तो देखो हम इन्फिनिटी से पी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। हमें यहां से इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक चल के आना था, इन्फिनिटी से चल के आना था पी पॉइंट तक। ये सरफेस लिख लिया है ना? तो हमने क्या किया है? पहले इन्फिनिटी से एस आ गए हैं, इन्फिनिटी से एस सरफेस तक, फिर इन्फिनिटी आर से सरफेस से, फिर हम सरफेस से पी पॉइंट तक आ गए हैं। ऐसे पहले हम इनफाइनाइट से सरफेस डिस्टेंस चले हैं, फिर सरफेस से पी पॉइंट आ गए। हमें आना कहां था? इन्फिनिटी से पी तक आना था, तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो डिस्टेंस के टर्म लिखते हैं, इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे तो सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर, और पी पॉइंट पर कितनी है? स्मॉल आर। पहले हम यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तो यहां पर डिस्टेंस इनफाइनाइट, यहां पर डिस्टेंस कैपिटल आर, फिर यहां से यहां आए तो यहां पर डिस्टेंस कैपिटल आर, यहां पर डिस्टेंस स्मॉल आर। सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे स्फीयर के, समझ में आया? ठीक है, अब एक बात बताओ, इसे ई डैश कर देता हूं। ई डैश क्यों किया सर? इसीलिए ई डैश किया क्योंकि ये कैपिटल आर से स्मॉल आर है, कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो एस से पी है, तो इनसाइड जा रहे हैं ना, और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? ई डैश।
और आउटसाइड के लिए कितनी है ई, ऐसे कर दिया, समझ में आया, ठीक है। अब एक बात बताओ ई डैश की वैल्यू कितनी है, 0, ई डैश की वैल्यू कितनी है 0, तो v इज इक्वल टू, ये p पॉइंट का पोटेंशियल है, ये किस पॉइंट का पोटेंशियल, इनसाइड किसी पॉइंट का पोटेंशियल, p पॉइंट का पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p, ये p पॉइंट का पोटेंशियल है ना, तो इन्फिनिटी से p पॉइंट पे आ रहा है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल तो 0 हो गया, p पॉइंट का p v हो गया, अभी समझाया था ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आगे सके तो माइनस का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ई डी आर इन्फिनिटी टू आर प्लस ये 0, वो 0 क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्फेरिकल सेल के वो 0 है, ये इनसाइड वाले तो हो गया, तो ये 0 हो गया बेटा आपका, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हो v बराबर माइनस का इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। आपको क्या लग रहा है ये पोटेंशियल किस पॉइंट का है, ये पूरा पोटेंशियल ये वाला विद साइन ही तो होता है, देखो माइनस साइन लग रहा है। अगर आप यहां डिस्टेंस इनफाइनाइट से r लिखोगे तो इन्फिनिटी से r लिखोगे, इन्फिनिटी से r, तो r कहां तक का डिस्टेंस है, सरफेस तक का, तो ये किस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं। तो देखो ये जो दिख रहा है ये किसका पोटेंशियल हो गया, सरफेस का पोटेंशियल हो गया, ये वाला, समझ में आया। इस वैल्यू को हम सरफेस के पोटेंशियल के बराबर कह सकते हैं, समझ में आया। ये सरफेस के पोटेंशियल के बराबर क्यों, क्लियर है, ये सरफेस के पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो v इज इक्वल टू सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, अभी प्रूव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। लेकिन ये बताओ ये किस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये p पॉइंट का, और p पॉइंट कहां है, इनसाइड है आउटसाइड, इनसाइड। तो एक बात प्रूफ हुई कि v इनसाइड, एक बात प्रूफ हुई कि v इनसाइड इज इक्वल टू, ये किसका है, ये इनसाइड वाला पोटेंशियल और ये वाला सरफेस वाला, तो इनसाइड पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर आ रहा है। तो v इनसाइड इज इक्वल टू v सरफेस, और v सरफेस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कैपिटल R। तो कांस्टेंट आ रहा है, कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। इनसाइड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो प्रूव किया है मैंने, ठीक है। देखो एक तरीका और बताऊंगा अभी आपको, वो आपको इजी जरूर लगेगा लेकिन उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ऐसा क्यों बोल दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका बताया है मैंने आपको, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता आपका, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड जो होता है वो सरफेस के बराबर क्यों, मैंने प्रूव करके दिखाया है बाकायदा, बहुत ही कम लोग इस तरह से कराते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, डेरिवेशन समझ में आया। तो आपने उसे हल्के में मत लेना, इनसाइड जो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे, सेंटर पर भी निकालोगे, इनसाइड में सेंटर भी तो आता है भाई। v इनसाइड कह रहा है कि v इनसाइड किसके बराबर, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, और सरफेस का पोटेंशियल कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। तो इनसाइड में क्या आता है, सेंटर नहीं आता, इनसाइड में तो ये स्फेरिकल सेंटर है, इस जगह पर, इस जगह पे, 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 किसी भी पॉइंट पर स्फेरिकल सेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा तो आपको वो किसके इक्वल होगा, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। और सरफेस का पोटेंशियल इतना है, दैट मींस इनसाइड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके बराबर रहेगा कांस्टेंट, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर रहेगा। ये हमने प्रूव कर दिया आपका, ठीक है। कल देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।